कभी कभी इंसान के सामने कुछ ऐसा हालात आ जाता है जहाँ पे उसे जल्दबाजी में फैसला लेना होता है और जल्दबाजी में लिए गए हुए फैसले हमेशा नुकसानदायक होता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक बच्ची हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। पर पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जलौन और इसी जलौन का एक थाना पड़ता है माधोगढ़। माधोगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सिरसा दोगड़ी और इसी सिरसा दोगड़ी गांव का रहने वाला ओम प्रकाश दुबे। ओम प्रकाश की पत्नी बहुत साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। ओम प्रकाश का इकलौता बेटा अश्वनी दुबे, जिसकी उम्र है 27 साल। अश्वनी की पत्नी का नाम राधा, जिसकी उम्र है 25 साल। अश्वनी के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम साहनी, जिसकी उम्र है 5 साल, और एक छोटा बेटा जिसकी उम्र है लगभग 3 साल के आसपास। ओम प्रकाश जो कि लोगों के खेतों में किसानी का काम करता है, तो वहीं उसका बेटा अश्वनी दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। दोनों मिल करके थोड़े बहुत पैसा कमाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करते हैं। अश्वनी जो कि अपनी बेटी साहनी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। शाम के वक्त हारा थका जब भी घर पे आता है, अपनी बच्ची के चेहरे पे एक बार मुस्कुराहट जब देखता है, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। बात कर रहा हूँ मैं 4 अप्रैल 2023 की शाम के करीब 6 बजे के आसपास। अश्वनी हर रोज़ के तरह काम करके जब घर पे पहुँचता है तो घर पे अपनी बच्ची को नहीं देख पाता है, इसीलिए अपनी पत्नी राधा से पूछताछ करता है। राधा कहती है कि वो अपने दादा के साथ दलान में खेल रही है। अश्वनी अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से भी साहनी के बारे में पूछताछ करता है। तो ओम प्रकाश कहता है कि साहनी मेरे पास थी तो, लेकिन 2 बजे के आसपास वो घर चली गई। अश्वनी कहता है कि साहनी घर पे भी नहीं है। उसके बाद से अश्वनी का पूरा परिवार साहनी की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देता है। अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन साहनी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग 2 घंटे का समय गुजर जाता है। 8 बजे तक भी जब साहनी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार अश्वनी रोते बिलखते नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी बच्ची का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जैसे ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है, चूँकि मामला 5 साल की बच्ची का था। पुलिस अपने टीम के साथ उसी वक्त ही अश्वनी के गांव में जाती है और गांव के तमाम एरियो में साहनी की तलाश करती है, लेकिन साहनी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस उस गांव के कुछ छटे हुए बदमाश को भी पकड़ती है, उनसे भी साहनी के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन सब के सब एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें साहनी के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस भी अपने जिद से पीछे नहीं हटती है। पुलिस को डर सताने लगता है कि कहीं बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पुलिस गांव से ही थोड़ी दूर पे एक पुराना हॉस्पिटल का मकान पड़ा था, ढूंढते ढूंढते उस हॉस्पिटल तक पहुंचती है तो देखती है कि हॉस्पिटल के बगल में ही केले के झाड़ियों में एक सफ़ेद चादर में लपटे हुए बच्ची का डेड बॉडी पड़ा है। पुलिस जैसे उस डेड बॉडी को देखती है, वहाँ पे साहनी के पिता अश्वनी को बुलाती है। अश्वनी जब वहाँ पे पहुँचता है, उस डेड बॉडी को जब देखता है, देखकर चीख चीख करके रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी साहनी है। आखिरकार साहनी की शिनाख्त हो जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी जब अश्वनी की पत्नी राधा को मालूम चलता है तो राधा का रो रो करके बुरा हाल ही नहीं होता है, बल्कि वो बेहोश हो जाती है। गांव वाले कैसे भी राधा को संभालते हैं। पुलिस जब साहनी की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे कोई चोट या घाव का निशान नहीं है। उसके नाक से हल्का सा खून बह रहा था, जिसे देख करके साफ लग रहा था कि शायद साहनी की नाक और मुंह दबा करके हत्या की गई थी। पुलिस सबसे पहले साहनी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अश्वनी के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते और 2 दिन का वक्त गुजर जाता है।
पुलिस के दिमाग में एक बात बार बार खटकने लगता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति सानी का अपहरण क्यों करेगा, क्योंकि उसके घर के परिवार वाले पैसों से इतना मजबूत भी नहीं थे। पुलिस ये भी सोचती है कि अगर कोई व्यक्ति सानी का दुष्कर्म करने के लिए अपहरण किया होता तो उसके साथ में गलत काम जरूर किया होता। पुलिस को न जाने क्यों अश्वनी के घर परिवार वालों के ही ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब अश्वनी के साथ साथ उसकी पत्नी राधा के भी मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। पुलिस जब दोनों के मोबाइल नंबर का सीडीआर चेक करती है तो अश्वनी के सीडीआर से तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन राधा के सीडीआर में एक नंबर ऐसा मौजूद था जिस पर राधा पिछले कई महीनों से बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी नेत्रपाल के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये नेत्रपाल कोई और नहीं बल्कि अश्वनी के ही पड़ोस का रहने वाला है, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। पुलिस इसी सीडीआर के आधार पर नेत्रपाल को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर नेत्रपाल से राधा के बारे में पूछताछ करती है कि तुम्हारा राधा के साथ में क्या रिश्ता है और तुम राधा से इतनी बातें क्यों करते हो। पुलिस जब सीडीआर सामने रख करके नेत्रपाल से पूछताछ करती है, नेत्रपाल भी तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। कहता है कि साहब मेरा राधा के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन नेत्रपाल कुछ ऐसी बातें कहता है जिसके आधार पर पुलिस राधा को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस जब राधा से पूछताछ करती है तो राधा एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। राधा जिसके पिता का नाम है नरेश कुमार तिवारी, नरेश जो कि कालपी गांव का रहने वाला है। नरेश की पत्नी का नाम उमा। नरेश जो कि बेहद ही गरीब परिवार से है। नरेश की टोटल 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी राधा और छोटी बेटी सुधा। राधा जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत, लेकिन राधा जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, नरेश को लगता है कि इससे पहले कि राधा गलत रास्तों पे चल पड़े, नरेश अपनी बेटी की मात्र 19 साल की उम्र में ही शादी अश्वनी से कर देता है। अश्वनी जब राधा से शादी कर अपने घर लेकर आता है, अपनी पत्नी को पाकर बेहद ही खुश होता है। लेकिन राधा अपने पति को पाकर खुश नहीं हो पाती है, क्योंकि राधा ने जैसे अपने सपनों का राजकुमार सोचा था, अश्वनी वैसा नहीं था। लेकिन गरीबी होने के कारण राधा भी अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है। देखते ही देखते लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है। इन 3 सालों में अश्वनी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद से अश्वनी जब काम पे चला जाता है, उसके पिता भी लोगों के खेतों में किसानी करने के लिए चले जाते हैं। राधा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, अब राधा ही मार्केट जाने लगती है। एक दिन राधा जब मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाती है तो वहीं पर उसकी मुलाकात नेत्रपाल से होती है। हालांकि नेत्रपाल राधा को पहले से ही जानता था। राधा को जानता ही नहीं था, बल्कि राधा की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। लेकिन नेत्रपाल को कभी मौका ही नहीं मिल पाया था कि वो राधा से बातचीत कर सके। आखिरकार नेत्रपाल को भी मार्केट में एक मौका मिल जाता है और वो राधा के पास पहुंच जाता है और फिर राधा से बातचीत करने लगता है। बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि राधा से कहता है कि भाभी लाओ आपका सामान मैं घर पर पहुँचा देता हूँ। राधा भी नेत्रपाल को नहीं मना कर पाती है और आखिरकार नेत्रपाल राधा का सामान लेकर उसके घर पे पहुंचाता है। उसके बाद से अब नेत्रपाल अक्सर राधा के घर आना जाना शुरू करता है। जब उसके घर पे जाता है, भाभी के रिश्ते की वजह से ही हंसी मजाक भी करने लगता है। नेत्रपाल हंसी मजाक में कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुन राधा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि नेत्रपाल चाहता क्या है। दरअसल तब तक राधा भी नेत्रपाल को पसंद करने लगी थी। बार बार उसके घर आते जाते आखिरकार राधा और नेत्रपाल दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर राधा और नेत्रपाल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से अब नेत्रपाल अक्सर राधा के घर पे जाता है और उसके घर में ही दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू होता है। यह सिलसिला एक बार शुरू तो हो जाता है, लेकिन इस बात की जानकारी ना तो राधा के पति को मालूम चलता है और ना ही उसके ससुर को मालूम चलता है। नेत्रपाल अक्सर राधा के घर पे तभी जाता है जब राधा के पति और ससुर घर पे नहीं होते हैं। 4 अप्रैल 2023 को अश्वनी हर रोज के तरह सुबह सुबह अपने काम पे चला जाता है, लेकिन उसके पिता की तबीयत ना ठीक होने की वजह से ओम प्रकाश लोगों के खेतों में किसानी करने के लिए नहीं जाता है, बल्कि अपनी दलान में बैठकर अपने दोनों नाती के साथ में खेलने लगता है। जैसे ही दोपहर का वक्त होता है, इधर नेत्रपाल काफ़ी नशे में राधा के घर पर पहुँचता है। उस वक्त राधा भी अपने घर में अकेली थी। राधा जब अपने सामने नेत्रपाल को देखती है, देखकर बेहद ही खुश होती है। दरअसल नेत्रपाल और राधा दोनों एक दूसरे को देखकर इस कदर से खुश होते हैं कि घर का दरवाज़ा बंद करना भी भूल जाते हैं और घर के आंगन में ही दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है।
लेकिन तभी उसी वक्त अश्वनी की बड़ी बेटी सानी अचानक घर में एंट्री कर जाती है। सानी जैसे ही आंगन में एंट्री करती है, दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। सानी जैसे ही चीखने चिल्लाने लगती है, नेत्रपाल तुरंत उठता है और सानी का मुंह दबा देता है। मुंह तो दबा देता है, जिसकी वजह से सानी की आवाज़ रुक जाती है। लेकिन राधा को अब डर सताने लगता है कि शाम के वक्त जब उसका पति घर पे आएगा, सानी ये सारी सच्चाई अपने पिता से बता देगी। राधा को अब डर सताने लगता है कि जैसी ये सच्चाई अब लोगों को मालूम चलेगा, वो किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। राधा के सामने ज़्यादा समय भी नहीं था, इसीलिए राधा और नेत्रपाल दोनों मिलकर जल्दबाजी में एक फैसला लेते हैं। राधा ही खुद नेत्रपाल से कहती है कि इस बच्ची को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं, ना रहेगी बांस और ना बाजेगी बांसुरी। और इतना ही कह करके राधा और नेत्रपाल दोनों मिल करके साहनी का मुंह और नाक दोनों दबा देते हैं, जिसकी वजह से साहनी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों अपने आप को बचाने के लिए साहनी की डेड बॉडी को एक सफ़ेद चादर में लपेटते हैं और उस वक्त अपने घर से बाहर निकलते हैं। जब निकलते वक्त गांव का कोई व्यक्ति उन्हें देख नहीं पाता है और आखिरकार साहनी की डेड बॉडी को लेकर अपने गांव से थोड़ी ही दूरी पे पुराने हॉस्पिटल के पास जाते हैं और केले के झाड़ी में साहनी की डेड बॉडी को फेंककर वापस अपने अपने घर चले आते हैं। वाकई में राधा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो इसे सुनने के बाद पुलिस भी कुछ देर तक राधा की तरफ देखते ही रह जाती है। फिलहाल पुलिस ने राधा के ही तहरीर पे राधा और नेत्रपाल दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन जब इसका असलियत गांव के लोगों को मालूम चलता है तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि एक माँ अपनी ही बच्ची के साथ में इस तरह का कदम कैसे उठा सकती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।